कंप्यूटर साइंस टेक्निकल फील्ड जिसमें बहुत अच्छा खासा स्कोप है, वो छोड़ के आप बैंकिंग फील्ड में कैसे आ गए? तो मैंने ये कोर्स ले लिया था। शायद ये सर मेरी बेस्ट इन्वेस्टमेंट थी। 700 रुपये में मेरे को फिर बैंक वहाँ तक भी मिल गया था। मतलब सर ये तो हमारा सबसे पहले वाला बैच था। ओके, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो जॉब छोड़ने के बाद जब तैयारी स्टार्ट करते हैं ना बीच में डिमोटिवेट होते हैं। जो पेरेंट्स के फेस पे खुशी होती है ना सर, उनका एक कॉन्फिडेंस का लेवल और एक बात करने का तरीका सर बदल जाता है। जैसे होता है कि सक्सेस इज़ वेटिंग फॉर यू, मैंने इसको उल्टा करके अपने सामने लगाया था जहाँ मैं तैयारी करता था टेबल पे। फेलियर इज़ वेटिंग फॉर यू, अगर नहीं कर पाया तो फेलियर मेरे लिए वेट। बिना संघर्ष के कोई महान नहीं बनता। पत्थर को भी पत्थर से भगवान बनने के लिए चोट खानी पड़ती है। तो वैसे ही जो आप सभी लोग सपने देखते हो, उन सपनों को पूरा करने के लिए आपको मुश्किल हालातों का सामना करना पड़ सकता है, और वो उन मुश्किल हालातों का सामना करके, उनके ऊपर मात करके, उनको जीत के ही जो सपना आपने देखा है उसको पूरा किया जा सकता है। तो आज ऐसे ही हालातों से लड़कर, उन हालातों से झगड़कर अपने सपने को पूरा करके आयुष सर हमारे पास है, जो अभी IBPS PO एग्जामिनेशन क्लियर कर चुके हैं और उनको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मिला है। आयुष सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आके? बहुत खुशी हो रही है सर। ये वंडरफुल अमेजिंग सी फीलिंग है, शायद दोबारा कभी होगी भी नहीं, और अब हो रही है तो इसको मज़ा ले लेते हैं। तो आयुष सर, आपके प्रिपरेशन जर्नी से लेकर सिलेक्शन तक के सफ़र पर चलने से पहले थोड़ा सा आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं। प्लीज़ शेयर समथिंग। तो सर, जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम आयुष है एंड मैं हमीरपुर हिमाचल प्रदेश से हूँ। एंड मैंने एजुकेशन में अपना बीटेक करा है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में। ओके, तो कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग करने के बाद सर हम देखते हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी अच्छी खासी होती है। तो वो कंप्यूटर साइंस टेक्निकल फील्ड जिसमें बहुत अच्छा खासा स्कोप है, वो छोड़ के आप बैंकिंग फील्ड में कैसे आ गए? नहीं, पहले तो सर मैं उसी में चला गया था। मैं एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम कर चुका हूँ सर बेंगलोर में। देन सर कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ थे, वो एक स्टार्टअप था एंड माइंड में एक था कि बैंकिंग में जाना है। एंड एक मेरे नोन थे, उन्होंने मेरे को सजेशन करा कि अभी तुम्हारी एज है, तुम्हारे पास टाइम है, तुम प्रेपरेशन कर सकते हो। तो मैंने सर डिसाइड किया कि या SSC या बैंकिंग कोई एक को टारगेट करते। ओके, तो उसमें से आपने बैंकिंग चुना? यस सर। अच्छा, जैसा आपने बताया आपने बीटेक किया है, जी सर। तो बीटेक करने के बाद जैसे बीटेक वाले स्टूडेंट्स का मैथ्स स्ट्रांग होता है, तो उसका कोई फ़ायदा बैंकिंग में मिला था, बैंकिंग की तैयारी में? यस सर। सर एक तो शायद बीटेक करने वालों का मैथ्स फास्ट होने के साथ साथ इंटरेस्टिंग भी होता है। मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है मैथ्स। एंड मेरे लिए ये प्लस पॉइंट था कि मैं मैथ्स में अच्छा था। तो जब मैं फाउंडेशन सिलेबस कर रहा था तो मेरे लिए टॉपिक्स करना आसान था। तो मेरे लिए लाइक जैसे रीजनिंग और इंग्लिश के टॉपिक्स थे, उनके लिए मैं अलग से नोट्स बना रहा था। मैथ्स का मैं सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करता था और DPP लगा देता था एंड मैथ्स बहुत ईजिली हो जाता है। अच्छा, मतलब ये बोल सकते हैं कि बीटेक किया है तो उनके लिए मैथ्स थोड़ा इजी होता है, बट एक चीज़ देखी जाए तो मैथ्स का सिलेबस तो पूरा अलग होता है। हाँ, मतलब बीटेक का पूरा मैथ्स अलग है। ज़रूरी नहीं है सर बीटेक से ही ऐसा मैटर करे, लेकिन ऐसा है कि +2 तक भी मैथ्स अच्छा था, मुझे पसंद है। अच्छा, +2 तक भी अच्छा था, तो उसका ज़्यादा एडवांटेज मिला है आपको। ओके, क्योंकि कई बार बच्चा पूछता ना, मैं आर्ट्स से हूँ, मैंने तो मैथ्स इतना पढ़ा नहीं है, तो क्या मेरा हो पाएगा? मतलब 10th तक भी अगर आपका मैथ्स बहुत अच्छा है तो आप कर सकते हो डेफिनेटली। ओके, इसके अलावा इस आप कौन सी बेस से तैयारी स्टार्ट की थी अपनी? सर मैं एम कोर्स से स्टार्ट किया था। एम से स्टार्ट किया था। तो ये कोर्स के बारे में आपको जानकारी कैसे मिली? मतलब सर लकीली मैं यूट्यूब पे एक लाइव सेशन मेरे को स्ट्राइक हुआ, पता नहीं कैसे। मैं यूट्यूब चला रहा था नॉर्मली, जैसे सोशल मीडिया चलाते हैं वैसे ही, शॉर्ट्स देख लो, कुछ देख लो, और मेरे को फ्रंट पेज पे लाइव दिखा फिजिक्स वाला का, बैंकिंग वाला चैनल पे। एंड उस पर सब टीचर्स थे, वो एक एक करके एम कोर्स को शायद उस दिन वो रिवील कर रहे थे, लॉन्च कर रहे थे। एंड मैंने देखा सर उसकी कॉस्ट बहुत ही नॉमिनल थी, 699 थी। एंड सर मैंने सिस्टर को पूछा एंड उनसे ऐसे लिए। उस टाइम पे मैं शायद बीटेक कर रहा था, 2022 की बात है सर, ये 1 जनवरी को रिलीज़ हुआ था। तो मैंने ये कोर्स ले लिया था। शायद ये सर मेरी बेस्ट इन्वेस्टमेंट थी। 700 रुपये में मेरे को फिर बैंक वहाँ तक भी मिल गया था। मतलब सर ये तो हमारा सबसे पहले वाला बैच था। ओके, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? मतलब थोड़ा सा एक आपसे ये जानना चाह रहा हूँ। बैच में बहुत सारे स्टूडेंट्स एनरोल करते हैं, पर चलो जिनका सिलेक्शन हो जाता है हमें बहुत खुशी मिलती है, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे भी होते हैं कि जिनको परेशानी उठानी पड़ती है। तो थोड़ा मुझे आपसे ये जानना है कि बेस्ट रिजल्ट लाने के लिए आपने उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे किया? सर जैसे जिस दिन मैंने कोर्स लिया तो ऐसा तो था नहीं मैं बीटेक कर रहा था, उसी ईयर मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी थी। प्रिपरेशन तो मैंने लास्ट ईयर स्टार्ट करी थी। एंड सर जो डिफ़िकल्टीज़ आती हैं तो ये है कि सबसे पहले खुद को फाइंड करो, लाइक कि तुम कर क्यों रहे हो। ये नहीं है कि कुछ नहीं है करने को तो चलो बैंकिंग की तैयारी कर लेते हैं। माइंड सेट क्लियर होना चाहिए सर, और करना है तो इसी बार करना है सर। कई बार बच्चे ऐसा सोच लेते हैं कि अगर इस बार नहीं निकलता है तो नेक्स्ट टाइम कर लेंगे,
बट ऐसा मत सोचो, अगर ये चांस मिल रहा है तो इसमें ही कर सकते हो तो कर लो। एंड सोशल मीडिया सर वो छोड़ देना चाहिए मेरे को ऐसा लगता है, या कम कर देना चाहिए, छोड़ तो नहीं सकते आज की जनरेशन में, बट कम कर देना चाहिए। मैंने कम करा था सर। आपने कम किया? यस। ओके। आयुष, आपके अकॉर्डिंग मतलब क्या स्टेप्स स्टूडेंट्स को फॉलो करना चाहिए जिससे उनका सिलेक्शन बहुत जल्दी हो सके? तो सर सबसे पहले ये है कि जब वो सिलेबस कर रहे हैं तो सिर्फ सिलेबस करो। उस टाइम पे मेरे को ऐसा लगता है मॉक देना ज़रूरी नहीं है। फर्स्ट टाइम अपना फाउंडेशन सिलेबस कंप्लीट करो हर एक सब्जेक्ट को। लाइक मैं जैसे करता था, मैं टॉपिक्स देता था कि मैथ्स का ये टॉपिक मेरे को 1 या 2 दिन में ख़त्म करना है, इसके क्वेश्चंस भी ख़त्म करने हैं। रीजनिंग का भी ऐसे करता था, तो मैं अलग अलग नोटबुक बना ली थी और DPP मिलते थे सर मेरे को एम कोर्स में, और वो बहुत अच्छे लेवल था सर। मज़ा आता था। लास्ट में थोड़े टफ क्वेश्चन आते थे, स्टार्टिंग में ईजी, मैं उनको करता था सर, मज़ा आता था। फिर इंग्लिश के लिए DPP देना मेरे को थोड़ा बोरिंग लगता था सर, तो लाइव सेशन देख लेते सर उधर। हिंदू एडिटोरियल में वो रीडिंग और वोकैब दोनों करा देते थे मैम। तो वहाँ से सारा इंग्लिश हो गया आपका। आपके प्रिपरेशन के जर्नी में, क्योंकि कोई भी जर्नी ऐसी होती तो नहीं है, शुरुआत किया और डायरेक्ट मंजिल पर पहुँच गया, तो कुछ चैलेंजेस आपने फेस करे? Yes. आपके प्रिपरेशन? तो सर हुआ ऐसे, सबसे पहले मैं जॉब छोड़ के आ गया था मार्च में 2024 में। एंड फिर सर स्टार्टिंग में मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी तो सिलेबस ख़त्म करता था। तो ऐसा तो है नहीं, टाइम टेबल बना लेते हैं सर बच्चे, लेकिन टाइम टेबल फॉलो करना ईजी नहीं है। कुछ करते हैं, कुछ नहीं भी कर पाते। और ऐसा नहीं है कि टाइम टेबल फॉलो करोगे तो सिलेक्शन मिलेगा। तो मैं टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पाता था सर। सिलेबस कंप्लीट करना पहला गोल था, तो जितना ज़्यादा हो सकता था 2 बजे तक पढ़ो, 3 भी बज जाते थे सर। नींद कम होती थी, ठीक है चलता है। फिर सिलेबस ख़त्म करो, तो सिलेबस के टाइम सिर्फ DPP दो, सोशल मीडिया कम कर दो, और जब सर सिलेबस ख़त्म हो जाए तब मॉक्स दो। मॉक्स भी ऐसे दो कि ऐसा नहीं है वीक में 20 मॉक दे दिए, एक वीक में 5 दो, लेकिन 5 को साथ साथ में एनालाइज करो। एनालाइज करके ये देखो कि पिछले मॉक में तुमने किसी क्वेश्चन में गलती करी, चाहे वो मैथ्स का हो, चाहे रीजनिंग का, चाहे इंग्लिश का। नेक्स्ट मॉक में वही टॉपिक अगर क्वेश्चन आता है तो उसको गलत मत करो, और ट्राई करो। आयुष, एक बात बताइए, जैसे आपने बताया कि आपने पहले जॉब किया था, जॉब को छोड़ दिया था, उसके बाद तैयारी स्टार्ट की थी, तो बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो जॉब छोड़ने के बाद जब तैयारी स्टार्ट करते हैं ना, बीच में डिमोटिवेट होते हैं कि यार मैंने जॉब भी छोड़ दिया है, अब पता है हो पाएगा नहीं हो पाएगा, मेरा डिसीजन गलत तो नहीं है। तो ऐसा कोई फेस आपकी लाइफ में आया था जहाँ पर लगा था कि डिसीजन गलत तो नहीं है? हाँ सर, जैसे स्टार्ट किया था तो खुद पे एक भरोसा था कि आराम से हो जाएगा, बैंकिंग आसान होता है। ऐसा लोग मार्केट में से हल्ला है कि आसानी से हो जाता है, 2-4 महीने में पढ़ो और हो स्पेशली बीटेक के स्टूडेंट्स के लिए। ऐसा नहीं है सर। बट जैसे RRB PO था, RRB क्लर्क था, IBPS क्लर्क था सर, तीनों में प्री भी नहीं निकले मेरे। तो ऐसा था कि सर IBPS क्लर्क का प्री बहुत अच्छा हुआ था, और जब वो नहीं निकला था सर, उस दिन ऐसे लगा था कि अब तैयारी छोड़ देते हैं, या तो फिर से सोशल मीडिया ऐप्स डाउनलोड करो, वही इंस्टाग्राम, वही यूट्यूब। और थोड़े दिन के लिए ऐसे हो गया था कि कॉन्फिडेंस नहीं आता सर, वो हिम्मत ही नहीं होती कि दोबारा से प्रिपरेशन करें। और पेरेंट्स को भी फेस करना होता है सर, उनको लगता है कि बच्चा फुल टाइम तैयारी कर रहा है तो उसका होना चाहिए, क्योंकि हमने खुद बता के रखा होता है कि अच्छा हुआ था पेपर, और जब रिजल्ट आता है तो पेरेंट्स तो सर यही चाहते हैं कि बच्चा पढ़े और उनका हो जाए। पेरेंट्स का भी एक डीमोटिवेट। ये भी रहता है ना, जॉब छोड़ के फिर तैयारी कर दो तो आपका डिसीजन सही है, पेरेंट्स इसके लिए भी बोलते ही होंगे। हाँ सर, बोलते हैं कि इससे अच्छा स्विच कर लिया होता तो IT में ज़्यादा पैसा मिल जाता। तो फिर क्या किया आपने, मतलब कैसे इस सिचुएशन को हैंडल किया था? सर ऐसा था कि मैं घर वालों को बताता था कि कर लूँगा, मतलब हो जाएगा, ऐसा लगता था कि हो जाएगा। और सर टीचर्स कई टाइम पे क्या होता है सर कि सिलेबस के साथ साथ सेशन में टीचर्स कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं, वो बच्चे सुनते नहीं, कई बार कमेंट्स में बिजी होते हैं या कुछ। लेकिन सर वो बातें ऐसा है कि कहीं लिख सकें तो लिख लो, वरना खुद के दिमाग में रखो। दिमाग में रखो, यस। सर वो बातें ना शायद बंदे को थोड़ा कॉन्फिडेंस, बोल सकते हैं, मोटिवेशन देती है। सर एम में कुछ याद आ रहा है, स्टार्टिंग में कितना परेशान करते थे बच्चे? हाँ, ये उन्हीं की बात कर रहे हैं शायद, जो चैट सेक्शन में बहुत सारे हल्ला चलता है। बट सर एक चीज़ था कि बहुत सारे बच्चे सिलेक्शन वहीं से लेकर आए। यस बिल्कुल सर, यस। तो यहाँ पर सिलेक्शन के बाद कौन सी एक चीज़ बदली जो आपने महसूस करी कि सिलेक्शन के पहले ये चीज़ बिल्कुल अलग थी और अभी यार वो बदल गई है? सर ऐसे तो बहुत चीज़ें बदली हैं। खुद का कॉन्फिडेंस तो हर किसी का बदलेगा सिलेक्शन के बाद, लेकिन जो पेरेंट्स के फेस पे खुशी होती है ना सर, उनका एक कॉन्फिडेंस का लेवल और एक बात करने का तरीका सर बदल जाता है। उनके फेस पे खुशी दिखती है, जो पहले एक टेंशन दिखती थी एक बच्चे के लिए, लाइक उसकी ग्रोथ के लिए या उसके करियर के लिए। अब ऐसे लगता है कि जैसे पेरेंट्स खुश हैं और वो चिल करते हैं, थोड़ा बचपन आ जाता है सर पेरेंट्स में भी, हंसी मजाक बढ़ जाता है, पेरेंट्स का थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो जाता है कि चलो हमारा बच्चा बड़ा हो गया। हाँ सर, यस। हाँ, वो भी एक टाइम होता है ना, कई बार बच्चा देखता है कि प्रेशर आता है, फैमिली का प्रेशर आता है, एक्चुअली वो लोग भी परेशान होते हैं कि यार कब जॉब लगेगी, और जैसे ही आपका जॉब लगता है तो एकदम पूरा घर का माहौल बदल जाता है। हर कोई आपको वैसी नज़र से देखता है सर जिस जैसे मैं हमेशा क्लास में कहता रहता हूँ, आयुष से आयुष जी हो जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। यस। तो यहाँ पर
आपके प्रिपरेशन के जर्नी में कोई ऐसा चैलेंजिंग फेज़ आया जो आपको लग रहा था कि यार ये मेरे लिए थोड़ा सा इमोशनली भी चैलेंजिंग है? और एक फेज़ था सर, जैसे मैं आया था तो जून जुलाई में सर मेरे फादर की सर्जरी हुई थी अपेंडिक्स की, तो उस टाइम पे मैं हॉस्पिटल में रहता था। लाइक 15-20 दिन जून में था और 10-15 दिन जुलाई में। एंड हॉस्पिटल में था तो प्रिपरेशन तो छूट गई थी, और प्रिपरेशन को उस टाइम पे सोचता भी था। मेरा बर्थडे भी हॉस्पिटल में मनाया था मैंने, 11 जून को मेरा बर्थडे होता है। तो सर ऐसा था कि उस टाइम पे सर टूट जाता है बंदा, फैमिली रिलेटिव सबका ऐसा लगता है कि कोई अपना नहीं होता सर, एक फैमिली अपनी होती है। एंड वो चैलेंजेस सर फिर प्रिपरेशन में इफेक्ट करते हैं, वीक हो जाती है सर। और जुलाई के बाद अगस्त में एग्ज़ाम्स थे, और सर वो लगातार 3 एग्ज़ाम्स नहीं निकले, तो ऐसा है कि उनका इम्पैक्ट पड़ता है सर। पर चैलेंजेस तो हर किसी की लाइफ में आते हैं, ऐसा नहीं है हर कोई एक बोर्ड पे चले और प्रिपरेशन करे और सिलेक्शन हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता। तो ये सिचुएशन से कैसे डील किया आपने? क्या थॉट प्रोसेस रहता था आपका? तो सर जैसे पहले था सर टेंशन थी सिर्फ फादर की, पेन होता था। तो जब सर्जरी होगी सब ठीक हो गया तो एक कॉन्फिडेंस था कि अब तो कुछ करना ही पड़ेगा भाई। ओके। फादर के सर के ऊपर से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। एंड और जिम्मेदारी थी सर, एक बड़ी सिस्टर थी, उनकी शादी भी थी उसी ईयर में, प्रिपरेशन करनी थी कि जॉब लेनी है। ओके। मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये तो रहता है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक साथ आ जाती है जी सर। है ना, और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक साथ निभाना भी पड़ता है। ऐसा नहीं कह सकते केवल पढ़ाई ही करनी है, फैमिली को नहीं देखना है, सारी चीज़ें एक साथ देखनी होती है। सब एक साथ। और वो एक उम्र के बाद कुछ जिम्मेदारियां होती है जिनको उठा ही लेना चाहिए। बहन की शादी की जिम्मेदारी सर, भाई को 50% तो उठानी पड़ती है। ओके, अभी शादी हो गई उनकी? हाँ सर, सब ठीक? सब बढ़िया। बहुत बढ़िया। तो एक खेल खेलेंगे आपके साथ। सुमित सर आपसे कुछ सवाल पूछेंगे, बस कंडीशन ये है कि आपको उनके आंसर्स क्विकली देने, रैपिड फायर राउंड टाइप होगा। पहले आप आंसर एकदम क्विकली दोगे, जो सबसे पहले आपके दिमाग में चीज़ स्ट्राइक करती है ठीक है आपको वही बतानी है। ठीक है। ये बताइए सिलेक्शन के लिए क्या क्वालिटी होनी चाहिए, एक वर्ड में केवल बताना है आपको? खुद पे कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस। आपको लगता है कॉन्फिडेंस है तो क्लियर कर लेंगे? यस। ओके। मुश्किल समय में कौन सी लाइन, कौन सा थॉट या कौन सा इंसान आपको मोटिवेट करता था? सर लाइन तो कोट्स कही है, लेकिन मैंने जो अपने इसमें फॉलो किया था, मैंने एक कोट उल्टा कर दिया था। जैसे होता है कि सक्सेस इज़ वेटिंग फॉर यू, मैंने इसको उल्टा करके अपने सामने लगाया था जहाँ मैं तैयारी करता था टेबल पे। फेलियर इज़ वेटिंग फॉर यू, अगर नहीं कर पाया तो फेलियर मेरे लिए वेट। एंड 1% सर जो मोटिवेट करता है वो फादर। ओके, ये मस्त था सर। मतलब सर पापा यार, मतलब हर किसी के लाइफ में पापा बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। और सर ये जो लाइन था ना, फेलियर से बच्चा फेलियर इज डरता है। वेटिंग फॉर यू। वेटिंग फॉर यू गजब था। एक चीज़ जो नहीं करते तो सिलेक्शन जल्दी हो जाता आपका? सर मॉक कम लगाना, मेरे को थोड़े ज़्यादा मॉक लगाने चाहिए थे स्टार्टिंग में। जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था मेरे को लगा सिलेबस कर लिया है, अच्छा खासा क्वेश्चंस निकल जाते हैं तो हो जाएगा। लेकिन सर वो 1 घंटा जो एग्ज़ाम का होता है ना, वो डिसाइड कर देता है। कई बार सर लगे हुए बैंक में पीओ से भी प्री ना निकले, मतलब वो 1 घंटा डिसाइड करता है कि क्या होगा क्या नहीं। हाँ, हम लोग बच्चों को भी बताते हैं, बहुत से बच्चे मॉक टेस्ट से थोड़ा बचते हैं। यस। और कई बार क्या होता है ना, बच्चा थोड़ा डिमोटिवेट हो जाता है, मॉक टेस्ट में स्कोर कम आता है तो लगता है कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। यस, ऐसा कुछ आपके साथ स्टार्टिंग हुआ में तो ऐसा ही होगा सर। पहली मॉक का स्कोर याद है आपको? सर मेरे को लगता है सर शायद मैंने आरआरबी पीओ का दिया था फर्स्ट मॉक, तो ऐसा था कि कुछ 35 के आसपास थे 80 में से। ओके। तो मेरे को लगा कि हो जाएगा, धीरे धीरे सुधरेगा। फिर ये था कि स्पीड तो नहीं बनती है सर स्टार्टिंग में, तो अब करते जाओ, कर लो, कुछ मॉक्स दो, एनालाइज करो, फिर पता चलता है सर कि कुछ क्वेश्चंस को करने की ट्रिक्स भी होती हैं। ज़रूरी नहीं है हर क्वेश्चन को बेसिक तरीके से करो और लंबा चलाओ। क्वेश्चन को पढ़ो, जल्दी से रीड करो, और एक बारी में रीड कर गए तो ठीक है, अगर 2-3 बार रीड करना पड़ जाए तो टाइम जाता है सर। और धीरे धीरे मॉक्स देके यही चीज़ सुधरती है। मतलब मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है Yes, सर सिलेक्शन के लिए। मेरे स्टार्टिंग में मॉक टेस्ट में पता है कितने नंबर आए थे? 2 नंबर। बट क्या होता है ना, बच्चे कई बार मैसेज करते हैं सर मेरे नंबर कम आ रहे हैं तो मैं मॉक टेस्ट नहीं लगाता, बट मॉक टेस्ट लगाते रहना चाहिए। Yes. चलिए लास्ट क्वेश्चन है आपका। सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे बोरिंग सब्जेक्ट आपको कौन सा लगता था? सर इंटरेस्टिंग तो मेरे लिए मैथ्स है। एंड क्या बात है। बोरिंग सर जीए है सर, बहुत वास्ट है सर, जितना कर लो उसमें से आता ही नहीं है तो वो बोरिंग लगता है। और आजकल जी के क्वेश्चन कुछ भी पूछने लगे। बैंकिंग अवेयरनेस बहुत इंटरेस्टिंग है, उसमें मजा इंटरेस्टिंग आता है। ओके। अच्छा, बैंक में जॉब करना है इसलिए। ओके। तो आयुष सर, आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। आखिरी में बस आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा। बहुत सारे लोग जो सपना देखते हैं, जो जर्नी उन्होंने सोची है, वो जर्नी आपने ऑलरेडी कंप्लीट कर चुकी है, और जो बहुत सारे लोग अपने लिए, खुद के लिए ज़िंदगी इमेजिन कर रहे हैं, उसकी कहीं ना कहीं आप शुरुआत करने जा रहे हो। यस। तो अपने दिल से
एक ऐसा सजेशन जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं उन एस्पिरेंट्स के लिए, एक जो आपके दिल से आता है, वो सजेशन क्या होगा? सजेशन सर ये है कि अगर खुद के पेरेंट्स की नज़रों में अच्छी खुशी या वो देखना चाहते हो अपने बच्चे के लिए प्यार या वो लम्हा जीना चाहते हो तो जो कर रहे हो वो 100% करो, लाइक 100% दो अपना। ऐसा मत करो कि ये नहीं तो कोई और, या कोई और नहीं तो नेक्स्ट ईयर, ये मत करो। ओके, Delay मत करो। देयर इज नो प्लान बी नहीं सर। एंड स्टार्ट एज सून एज पॉसिबल। Yes. कभी भी डिमोटिवेट हो तो ये मोमेंट को याद करो कि ये मोमेंट आने वाला है और मेहनत करते हैं। यस सर। थैंक यू वेरी मच आयुष सर, यहाँ पर जुड़कर अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। आपके आगे की जर्नी के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू सर। एंजॉय करिए। थैंक यू।